वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के कोर्स के अंदर। और हम लोग जो है अपना रेड हैट लाइनक्स का पोर्शन कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट किया था इसके अंदर जिसका नाम था माउंट और अनमाउंट का। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था माउंट अनमाउंट के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, तो देखिए माउंट और अनमाउंट के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई देखो जितने भी हमारे स्टोरेज के डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ये वाला था। देखो माउंट और अनमाउंट के केस में मैंने आपको एक चीज समझाई थी यहाँ पे। वो चीज क्या थी कि यार जो भी हमारी डिस्क होती है जिसमें हम अपना क्या स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। तो भाई साहब उस डिस्क में सीधा डायरेक्टली आपने मार्केट से कोई नई डिस्क लाया, उसमें सीधा डायरेक्टली डेटा नहीं स्टोर होता। सबसे पहले हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं। यानी कि आपकी जो डिस्क है उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, प्लस आपको उस डिस्क के ऊपर फाइल सिस्टम सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि मान लो आपकी जो डिस्क है उसकी स्टोरेज क्या है, 500 GB की स्टोरेज है। और मान लो मैंने अपने फॉर्मेट के दौरान उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 150 GB का एक पार्ट, 200 GB का एक पार्ट और 150 GB का एक और पार्ट। ठीक है, अच्छा, और फाइल सिस्टम भी चलो जो सेटअप होना था हो गया। अब आपने देखा होगा यहाँ पे कि भैया अब ये आपकी हार्ड डिस्क के ना 3 पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, आपकी हार्ड डिस्क के अंदर 3 हिस्से बट गए हैं। एक हिस्सा 150 GB का, एक 200 और एक 150। अब होता क्या है, हिस्से तो बट गए हैं, लेकिन अब उन हिस्सों में अगर आपको डेटा लिखना है तो आप डायरेक्टली डेटा नहीं लिख पाओगे। अगर आपको कोई डेटा लिखना है तो आप डायरेक्टली जो डेटा जो है वो आप नहीं लिख पाओगे। अच्छा जी, तो अब क्या होता है कि पहले इन जगहों के ऊपर क्या बनते हैं, माउंट पॉइंट बनते हैं। ठीक है, इन जगहों के ऊपर क्या बनते हैं, माउंट पॉइंट बनते हैं। और एक बार जब वो माउंट पॉइंट बन जाते हैं उसके बाद आप उन माउंट पॉइंट की सहायता से वहां पे डेटा डाल सकते हो। जैसे हम अपना दिस पीसी खोलते हैं तो दिखता है ना एक सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो जैसे मान लो इस 150 GB वाले एरिया को सी ड्राइव दे दिया, इसको डी ड्राइव नाम दे दिया, इसको ई ड्राइव लेबल दे दिया, तो असल में ये क्या बन गए, ये बन गए इसके माउंट पॉइंट। या माउंट पॉइंट ऐसा समझ लो गेट है कि भैया अगर आपको इस एरिया के अंदर, इस 150 GB के एरिया के अंदर कुछ डालना है या यहां से कुछ भी देखना है तो आपको सी ड्राइव नामक गेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा वहां एंटर करने के लिए। यानी कि जब आप सी ड्राइव पे डबल क्लिक करोगे तो ही आपको दिखेगा ना कि सी ड्राइव के एरिया में क्या क्या सामान पड़ा हुआ है। अगर वहां से कोई सामान आपको चाहिए तो वो सामान आपको कैसे मिलेगा, वो आपको सी ड्राइव वाले उस एरिया में जाना पड़ेगा, तब जाके वो सामान आपको दिखेगा। तो ये सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ये सब क्या हो गए, हमारे माउंट पॉइंट हो गए। अच्छा, उस दिन मैंने एक पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया था। ठीक है, मैंने अपने सिस्टम में क्या करा था, एक पेन ड्राइव को लगाया था। और पेन ड्राइव को लगाने के बाद फिर मैंने देखा था कि हाँ भाई कौन कौन से पार्टीशन मेरे बने हुए हैं और क्या क्या उसमें माउंट पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पे। तो एक बार मैं उस प्रैक्टिकल को दोबारा से थोड़ा सा कर रहा हूं ताकि जिसको अगर समझ ना आया हो तो वो एक बार ढंग से समझ ले इसको। तो पहले मैं एक तो अपनी वो मशीन ऑन कर देता हूं लाइनेक्स की। ठीक है, और लाइनेक्स की मशीन ऑन करने के बाद देन उसके बाद फिर हम लोग जो है मैं इस पेन ड्राइव को लगाता हूं। तो मैं जरा पहले इस मशीन को ऑन कर रहा हूं अपना। बस हो रही है मशीन ऑन, 2 मिनट। गए नॉट लिस्टेड पे।
यूजर नेम दे दिया अपना रूट, पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा लाइनेक्स का विंडो ओपन हो गया और यहां मैं टर्मिनल ओपन कर देता हूं। और मैक्सिमाइज कर दिया इस टर्मिनल को और साइज भी हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे मैंने आपको बताया था कि यार जब सपोज आप ना लाइनेक्स मशीन आपकी खुली होगी तो यहां पे आपको ना नीचे की साइड देखना है। ठीक है, नीचे कहां पे, यहां नीचे देखो, इधर, ये नीचे इधर की साइड में। ठीक है, राइट साइड के बॉटम पे यहां पे देखो पहला हार्ड डिस्क का एक सिंबल बना हुआ है। यहां पे अगर देखोगे ध्यान से नीचे लिखा हो रहा हार्ड डिस्क साटा 30 GB। फिर यहां पे एक CD DVD यानी कि जो आपने रेडिट की जो इमेज फाइल लगाई थी वो। अच्छा यहां पे अभी आपको और भी सब तरह के आइकन्स हैं। अच्छा एक आइकन यहां पे ना CD का उसका भी है, पेन ड्राइव का भी है, लेकिन अभी मैंने पेन ड्राइव तो लगाई नहीं है तो इसलिए वो आइकन अभी दिख नहीं रहा। अच्छा अब एक चीज ध्यान से देखना, मैंने पहले LSBL के कमांड चलाई यहाँ पे और एंटर मारा तो अभी मुझे क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे कि भाई देखो जो हमारी एक 30 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई है, देखो 30 GB की एक डिस्क है हमारे पास और इस 30 GB की डिस्क के 3 हिस्से बने हुए हैं। एक हिस्से का नाम है SDA1, दूसरे का हिस्से का नाम है SDA2 और तीसरे हिस्से का नाम है SDA3। अच्छा जो SDA1 है वो 600 MB का पार्ट है और इसका माउंट पॉइंट क्या बना हुआ है /boot/EFI, यानी कि अगर इसके अंदर के कंटेंट को देखना हो तो ये रास्ता है जाने का। अच्छा उसी तरह से SDA2 भी एक पार्ट बना हुआ जो 1 GB का है और ये किसको मिला है /boot, ये रास्ता है इसके अंदर जाने का। अच्छा और जो SDA3 पार्ट है जो कि 28.4 GB का है, इसको हमने दो पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, एक है 25.4 GB का और एक 3 GB का। और ये जो 25.4 GB का पार्ट है इसका माउंट पॉइंट कौन सा है /। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना पेरेंट डायरेक्टरी होती है, पेरेंट डायरेक्टरी, तो ये पेरेंट डायरेक्टरी, ये स्लैश जो है ये क्या है उस पेरेंट डायरेक्टरी यानी ये 25.4 GB का जो एरिया है इसके अंदर घुसने का माउंट पॉइंट ये है, यानी कि स्लैश के द्वारा ही आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। तभी मैं बोलता हूं ना कि भाई उसमें सारा डेटा जो है स्लैश के अंदर ही सेव होता है, तो वो ये स्लैश ये रहा। अच्छा ये SR0 देखो, एक SDA1 हो गया, SDA हो गया और एक SR0 में लिखा हुआ है यहाँ पे रोम 7.9 GB और ये रन मीडिया रूट। ये बेसिकली क्या है यार, जो आपने CD इंस्टॉल करा था ना जब स्टार्टिंग में हमने रेडिट की इमेज इंस्टॉल करी थी, और जो हमने रेडिट की इमेज इंस्टॉल करी थी यहाँ पे उस इमेज को हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया था। फिर उसके बाद जब हमने लाइनेक्स का सेटअप चला रहे थे तो हमने उस इमेज को ऐड ऑन कर दिया था। तो ये ना उसी इमेज फाइल की बात कर रहा है और उसको ये ऐसे क्या मान के चल रहा है CD DVD रोम मान के चल रहा है। अच्छा अब मैं क्या करता हूं अब मैं अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा रहा हूं। तो जैसे पेन ड्राइव मैंने लगाई तो भाई साहब इसने पूछ लिया कि कहां पे करना चाहते हो इस पेन ड्राइव को कनेक्ट, अपने होस्ट में या अपनी वर्चुअल मशीन में। मैंने बोला जी वर्चुअल मशीन में कनेक्ट कर दो जी, ठीक है, और ये ओके कर दिया। ठीक है, अब ये वर्चुअल मशीन में हमारे कनेक्ट हो गई होगी। अब दोबारा से मैं LSBL के कमांड चलाता हूं और एंटर मारता हूं। देखो अब यहां पे फर्क क्या आया, एक स्टोरेज एरिया मेरे सिस्टम के साथ मेरी इस लाइनेक्स मशीन में जुड़ा हुआ है SDA नाम से 30 GB का, और उसके बाद अब एक और पार्ट आ गया SDB। ठीक है, एक और एरिया आ गया SDB 28.9 GB का जो मेरी पेन ड्राइव है, और उसमें SDB1 पार्ट बना और ये 28.9 GB का पार्ट हमारा बना हुआ है। तो यहां पे एक SDA स्टोरेज के लिए है, एक SDB स्टोरेज के लिए है और एक SR0 जो रोम हमारा है स्टोरेज डेटा के लिए ना। अब देखो यहां पे इस SDB1 यानी कि जो पेन ड्राइव है उसका माउंट पॉइंट क्या दे रखा है, ये दे रखा है माउंट पॉइंट। ठीक है, ये उसका क्या दे रखा है हमारे पास माउंट पॉइंट बना के पहले से दे रखा है जी।
अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मान लो मुझे अब पेन ड्राइव तो लग गई, लेकिन अब मैंने पेन ड्राइव में जाऊं कैसे? अब पेन ड्राइव तो अटैच हो गई, मेरे इस सिस्टम पे आ भी गई, लेकिन अब उस पेन ड्राइव के अंदर घुसूं कैसे, मैं जाऊं कैसे भाई वहां पे मैं? अच्छा, अब देखो, ये जो 25, अगर मान लो ये SDA3 के अंदर ये जो 25.4 जीबी का एरिया पड़ा हुआ है, जिसको स्लैश नाम से हम लोग देख रहे हैं, अगर मुझे इसके अंदर का कंटेंट देखना तो मैं क्या करता हूं, मैं सीधा करता हूं LS और स्लैश, स्लैश ये माउंट पॉइंट है ना, तो इस माउंट पॉइंट LS करा और माउंट पॉइंट का नाम लिख दिया, एंटर मारा, देखो उसने दिखा दिया सारा कुछ। लेकिन मुझे किसके अंदर जाना है, मुझे जाना है इस पेन ड्राइव के अंदर। अब पेन ड्राइव में कैसे जाऊंगा भाई, पेन ड्राइव का माउंट पॉइंट आपको ये दे रखा है, ये रहा पेन ड्राइव का आपका माउंट पॉइंट। अच्छा जी, तो मैंने अभी इसको कॉपी कर लिया। अब इस माउंट पॉइंट पे जाने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, अब हमें ये दिख तो गया कि ठीक है भाई, हमारे पेन ड्राइव का जाने के लिए, पेन ड्राइव के अंदर एंटर करने के लिए हमें माउंट पॉइंट ये दे रखा है इधर। अब देखो, अब पहले मुझे इस एरिया में जाना अगर है, जैसे सपोज मान लो मुझे इसके अंदर जाके एंटर करना है और देखना है सामान क्या क्या पड़ा हुआ है इस पेन ड्राइव के अंदर, ठीक है, तो मैं उसको कैसे जाके देखूंगा, किस तरह से मैं ये काम करूंगा। देखें, अगर मान लो मैं लिखता हूं यहां पे LS, अरे यार एक मिनट, ठीक है, LS हो गया, और उसके बाद फिर मैंने देखो ये पूरा लिखा ही हुआ था, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, ये पेस्ट करके कॉपी कर लिया। लेकिन पिछली बार हमने देखा था कि भैया यहाँ पे जो वर्ड में एक से ज्यादा वर्ड आ रहे हैं, तो उसको आपको कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है। तो ये कोट्स के अंदर लिख दिया और एंटर मार दिया। अरे क्या आ गया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कोई नहीं, अभी देखते हैं इसमें। CD, अब पहले हम जाते हैं किसमें, एक मिनट रुको, ठीक है, यहां पे आए स्लैश के अंदर, क्योंकि देखो सारा कुछ जो है ना वो स्लैश के अंदर ही लिंक होता है, तो ये जो रन मीडिया फोल्डर जितना भी है सब स्लैश के अंदर ही हमारा पड़ा होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो जब हमने LS स्लैश किया था, तो देखो इसके अंदर ये बना ना, रन नाम का फोल्डर बना हुआ ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखो रन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करा, LS स्लैश और वो जो भी माउंट पॉइंट दे रखा था पूरा माउंट पॉइंट लिख दिया। अच्छा, एक्चुअली माउंट पॉइंट भी स्टार्टिंग में देखो स्लैश से ही हो रहा है, ठीक है, वो स्लैश मेरे से कॉपी होना रह गया था इसलिए मैंने छोड़ दिया था, बट आप देखो माउंट पॉइंट आपको जैसा दिख रहा है आप वैसा ही लगाओगे ना। तो ये देखो, ये मुझे क्या दिख रहा है, मुझे मेरी पेन ड्राइव का डेटा एज इट इज सारा का सारा डेटा मुझे दिख रहा है। अच्छा, अब मान लो मैं चाहता हूं कि यार कुछ डेटा अब मैं कुछ कॉपी करना चाहता हूं, देखो अब पेन ड्राइव का डेटा तो मुझे नजर आ गया ना, ठीक है, तो अब इसका ये माउंट पॉइंट दे रखा है, अब इस माउंट पॉइंट के द्वारा आपने जो भी काम करना है इसके अंदर आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं चाहता हूं कि भैया मेरी एक फाइल है स्लैश के अंदर पड़ी हुई है जिसका नाम है सपोज मान लो ये war2 नाम से। अब ये war2 नाम की फाइल मुझे इस पेन ड्राइव में डालनी है, तो कैसे करते थे हम लोग, CP-RF कॉपी करना है, CP-RF स्पेस दिया। अब उसके बाद पहला क्या है हमारा सोर्स, कि भाई हमारी फाइल जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं इसके अंदर वो कहां पड़ी हुई है, स्लैश के अंदर war2 के नाम से पड़ी है भाई। अच्छा, कॉपी करना कहां चाहते हो भाई साहब, तो ये हमने पाथ पेस्ट कर दिया, तो यहां स्लैश लगा दिया, ठीक है, तो भैया और ये इसको कोट्स में लिख देंगे, ठीक है, अब ये कॉपी हो गया होगा वहां पे। अब देखना एक बार चेक करना है तो ये लो चेक कर लेते हैं, एंटर मारा, ये देखो अब यहाँ पे war2 नाम से भी फाइल आ गई, देख रहे हो हमारे पास, ठीक है, ये वही अपना रन मीडिया वही सब कुछ है। अब यहाँ जहां पहले इसमें सिर्फ इस पेन ड्राइव के अंदर देखो, इस पेन ड्राइव के अंदर ये रहा सारा डेटा, जहां इस पेन ड्राइव के अंदर पहले सिर्फ war3 नाम की फाइल पड़ी थी, अब इसको कॉपी करने के बाद फिर हमने जब लिस्टिंग करी तो हमें क्या दिखा कि अब war3 के साथ साथ war2 नाम की फाइल भी आ गई है हमारी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, तो अभी तो हमने देख लिया कि हाँ भाई कैसे एक पेन ड्राइव
डालोगे, अटैच करोगे। अच्छा, उस पेन ड्राइव के अंदर डेटा कैसे डालोगे? अगर उस पेन ड्राइव से कुछ डेटा चाहिए तो वो भी कर सकते हैं हम बाहर, ठीक है, कॉपी तो करना हमने यहाँ पे, वो कॉपी बाहर भी कर सकते हैं हम लोग। नाउ तो अभी मैंने LSBLK करा तो मेरे पास ये आ गया, ये एक माउंट पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली एक माउंट पॉइंट इसके ऊपर पहले से बना हुआ है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो कि मुझे एक नया माउंट पॉइंट इसके ऊपर बनाना है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं, या ये माउंट पॉइंट मान लो मैं हटाना चाहता हूं, ठीक है। अच्छा, अब मान लो मैं इस माउंट पॉइंट को अगर हटाना चाहता हूं तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है जिसका नाम है यू माउंट, ठीक है। क्या कमांड का नाम है? यू माउंट करके है। तो मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि भैया UMOUNT माउंट, याद रखना अनमाउंट नहीं है ये कमांड का नाम क्या है? यू और फिर माउंट, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यू माउंट स्पेस, और जो इसका जो पाथ था वो लिख दिया मैंने। एक मिनट, यहां आगे स्लैश लगा देता हूं, ठीक है, और ये HP जो है इसको कोट्स में लिख देता हूं। चलो जी, एक मिनट। अच्छा, अब मैंने यू माउंट करा, एंटर मारा, हो गया यू माउंट। LSBLK चलाता हूं तो अब देखो यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी पेन ड्राइव है जो SDB1 नाम से है। अब यार इसका यहाँ पे माउंट पॉइंट कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे इसका कोई भी माउंट पॉइंट नजर नहीं आ रहा। तो देखेंगे, अब जब इस पे कोई माउंट पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो मैंने कहा भाई माउंट पॉइंट नहीं आ रहा, अब मैं इसमें डेटा डालूंगा कैसे? अब इस पेन ड्राइव को एक्सेस कैसे करूंगा? भाई माउंट पॉइंट जो इसमें आ रहा था वो तो हमने हटा दिया। अच्छा, अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, आप खुद का भी माउंट पॉइंट बना सकते हो अलग से, और अपने बनाए हुए माउंट पॉइंट के द्वारा भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अब खुद का माउंट पॉइंट कैसे बनाएंगे? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खुद का माउंट पॉइंट बनाने के लिए पहले आपको एक फोल्डर यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई इसमें जो बाय डिफॉल्ट बना हुआ था पहले, जो ये हमारी जो पेन ड्राइव पे जो माउंट पॉइंट बना हुआ था, यहां पे एक फोल्डर का नाम था रन, और स्लैश के अंदर बाय डिफॉल्ट एक रन नाम से फोल्डर भी था, ठीक है, तभी उसका माउंट पॉइंट बना। तो अगर आपको जब भी कभी किसी जगह का माउंट पॉइंट बनाना है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? आपको एक डायरेक्टरी बनानी है। क्या बनानी है? आपको एक डायरेक्टरी आपको तैयार करनी है, ठीक है। अच्छा, अब ना एक हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट एक डायरेक्टरी भी होती है जिसका नाम है MNT करके एक डायरेक्टरी है, ठीक है। अगर हम चाहें तो भाई साहब उस डायरेक्टरी को भी हम यूज कर सकते हैं। अब कैसे कैसे करेंगे चलो देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये MNT नाम की जो डायरेक्टरी है ये क्या है? ये बाय डिफॉल्ट बनी हुई है। नाउ देखिए अब यहां पे, तो या तो मैं एक नई डायरेक्टरी बना के इस पेन ड्राइव पे उस डायरेक्टरी को एज अ माउंट पॉइंट के तौर पे सेट करूं, या एक डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट उन्होंने बना के दे रखी होती है /MNT के नाम से, मैं उसको भी यूज कर सकता हूं। तो मर्जी है भाई, एक नई डायरेक्टरी बना के करना चाहो तो वो भी कर लो, नहीं तो जो /MNT नाम से डायरेक्टरी बनी हुई है उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलो अभी हम फालतू में एक एक्स्ट्रा डायरेक्टरी क्यों बनाए, इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। अब कैसे करेंगे माउंट? पहले लिखेंगे माउंट। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि यार जितने भी ये डिस्क होते हैं इन सब की, ये सब किसके अंडर होते हैं? डेव नाम का डायरेक्टरी होती है उसके अंदर होते हैं। तो मैंने लिखा /dev/ और ये जो पेन ड्राइव है इसका नाम क्या है? SDB1। तो मैंने वही लिखा SDB1 कि भैया माउंट करना है, डेव के अंदर एक SDB1 है उसको माउंट करना है। अच्छा जी, और उसको किस नाम से माउंट करवाना है? मैंने बोला /MNT, क्योंकि एक डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट बनी होती है MNT नाम से, नहीं तो आप खुद की भी बना के उसको भी लिख सकते थे। एंटर मारा। अच्छा, अब हमने कहा क्या बन गई होगी डायरेक्टरी? मैंने कहा LSBLK चलाता हूं और एंटर मारता हूं तो देखो अब यहां पे SDB1 के पास, SDB1 है ना, देखो इसमें /MNT नाम से डायरेक्टरी दिख रही है मुझे यहां पे, यानी ये डायरेक्टरी आ गई यहां पे।
ठीक है। अच्छा, अब ये माउंट पॉइंट स्लैश mnt नाम का जो डायरेक्टरी थी वो एज अ माउंट पॉइंट के तौर पर फिक्स हो गई। अब मैंने कहा यार अच्छा, अब मैंने स्लैश mnt नाम से डायरेक्टरी बना दी और उस डायरेक्टरी को मैंने इस पेन ड्राइव का माउंट पॉइंट बना दिया। अब क्या होगा, क्या मतलब इस स्लैश mnt के द्वारा मुझे पेन ड्राइव के अंदर का डेटा दिखने लगेगा क्या? तो चलो देखते हैं। अब यहां पे मैंने करा ls स्लैश mnt, एंटर मारा, लो यही सारा डेटा था ना उस पेन ड्राइव के अंदर। देखो ये सारा डेटा मुझे दिख रहा है, सब कुछ एज इट इज। अच्छा, तो यानी कि मैंने अपनी मर्जी से कोई माउंट पॉइंट बनाया और उस माउंट पॉइंट को बनाने के बाद मैं उससे भी डेटा एक्सेस कर सकता हूं उस जगह का। अगर कल को मान लो मुझे यहां से कोई फाइल कॉपी करके कहीं और डालनी है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि भाई यहां से war3 नाम की जो फाइल है, एक काम करता हूं, पहले जरा ls स्लैश होम में देखूं क्या क्या है। तो होम में एक आशीष नाम का यूजर भी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं होम के अंदर आशीष नाम का जो यूजर है, इसमें war2 नाम की फाइल मैं कॉपी करवा दूं। अभी फिलहाल देख लेते हैं ls स्लैश होम स्लैश आशीष। तो फिलहाल अभी आशीष वाले के अंदर ये सब पड़ा हुआ है, बट ये war2 नाम से कोई फाइल नहीं पड़ी हुई। अब मेरा टारगेट यही है कि भैया मैं ये जो मेरे इस पेन ड्राइव में जो war2 नाम की फाइल है वो इस आशीष में डालना है। अब मैंने इस पेन ड्राइव के अंदर जाने के लिए एक नया माउंट पॉइंट तैयार कर लिया है स्लैश mnt के नाम से। बस देखो सिंपल, cp-rf। अच्छा, अब cp-rf करने के बाद अब हमें क्या लिखना होता है? हमें लिखना होगा पहले सोर्स की कहां का डेटा उठाना है, स्लैश mnt स्लैश war2, कहां पे डालना है, स्लैश होम स्लैश आशीष। एक मिनट, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे क्या आशीष के अंदर वो war2 नाम की फाइल आ गई है कि नहीं आई। अब जरा इसको ls करके देखें तो ये देखो जी, अब इसके अंदर war2 नाम की फाइल आ गई है हमारी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि हाँ भाई, अगर कोई स्टोरेज एरिया है, कोई पार्टीशन बना हुआ है, तो उस पार्टीशन के ऊपर मैं क्या बना सकता हूं, अपनी मर्जी से भी माउंट पॉइंट बना सकता हूं और उस माउंट पॉइंट की इस्तेमाल करके मैं उसमें डेटा भी डालना का काम कर सकता हूं और उसके अंदर से कोई उसके अंदर डेटा भी डाल सकता हूं और वहां से कोई डेटा कहीं और भी कॉपी करवा सकता हूं। मैं सारे काम कर सकता हूं। और कल को अगर मुझे अनमाउंट करना होगा इसको, जैसे मान लो मुझे अब अनमाउंट करना है यहाँ पे, तो यू माउंट और यू माउंट करके क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर मुझे अनमाउंट उसे करना है तो क्या है, स्लैश mnt है, स्लैश mnt। लो जी, एंटर मारा। अब उसके बाद ls blk देख लो। अब भैया यहाँ पे जो sdb1 था उसका ये पार्टीशन खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हाँ, पेन ड्राइव के ऊपर कैसे मैं माउंट पॉइंट बना सकता हूं, कैसे उस माउंट पॉइंट के बनाने के बाद मैं काम कर सकता हूं। और कल को सपोज जब माउंट पॉइंट का रिक्वायरमेंट ना हो तो मैं माउंट पॉइंट हटा भी सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे लिए, ठीक है जी। सो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था माउंट पॉइंट के ऊपर जो हम लोगों ने सीखा। अब एक नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक आ रहा है हमारे सामने, और ये टॉपिक जो है दिस इज कॉल्ड एज आरपीएम इंस्टॉलेशन का। चलिए, अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है आरपीएम। इसको हम आरपीएम इंस्टॉलेशन कह देते हैं या इसको आरपीएम मैनेजमेंट भी कहते हैं। या एक तरह से ये मान लीजिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैकेज मैनेजमेंट भी। ठीक है जी। अच्छा, आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि भाई साहब ये टॉपिक असल में है क्या, ठीक है। अब देखो यार, आप कंप्यूटर में काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपका जो कंप्यूटर नामक मशीन है, ठीक है,
यार इसमें मुझे अलग अलग तरह के काम करने हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि यार आपको क्या करना है भाई अपने कंप्यूटर में, मैंने बोला कि यार आप अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का ब्राउजर डाल लो, या मैंने बोला जी आप अपने कंप्यूटर में मान लो गूगल क्रोम नहीं है तो गूगल क्रोम नाम का ब्राउजर डाल लो, या एनीडेस्क नाम की एप्लीकेशन डाल लो। तो अगर आपके कंप्यूटर में क्या डला हुआ है, अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इस विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी आप सॉफ्टवेयर डलवाना चाहेंगे उस सॉफ्टवेयर की सपोर्टेड एक्सटेंशन कौन सी होती है, आप जो लेंगे वो .exe फाइल ही आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, यानी कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर विंडोज में डालेंगे, ठीक है, जैसे आपके कंप्यूटर में मान लो विंडोज है और आपको कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपको चाहिए अपनी विंडोज मशीन में, तो आप उस सॉफ्टवेयर का कौन सा एक्सटेंशन अपने कंप्यूटर में डलवाएंगे, .exe वाला एक्सटेंशन। बट सपोज अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज नहीं है बल्कि क्या है, रेड हैट डला हुआ है, रेड हैट लाइनक्स डला हुआ है ना, अब आपको कोई सॉफ्टवेयर, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डालना है, ठीक है, अपनी मशीन में आपको कोई सॉफ्टवेयर डालना है, तो अब उसके लिए हमारी सपोर्टेड एक्सटेंशन कौन सी होगी, सपोर्टेड एक्सटेंशन होगी हमारे पास यहां पे .rpm। क्या होगा, .rpm। अच्छा, आरपीएम की फुल फॉर्म हो गई हमारे पास, दैट इज रेड हैट पैकेज मैनेजर। ठीक है, क्या हो गया, रेड हैट पैकेज मैनेजर। ठीक है जी। तो यानी कि जब हम लाइनेक्स में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं तो भाई साहब हम उस सॉफ्टवेयर का कौन सा एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, .rpm वाला। अच्छा, कभी आपने देखा है कि कभी आप कोई ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जाते हैं अपने सिस्टम में, तो जिस वेबसाइट से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, तो कई बार आप देखना उस वेबसाइट में आपको ऑप्शन आ जाता है कि भैया आपको सॉफ्टवेयर किसके लिए डाउनलोड करना है, विंडोज मशीन के लिए, लाइनेक्स के लिए, उबुंटू के लिए, मतलब अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं आपके सामने। ठीक है, अब वो अलग अलग ऑप्शंस किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि भैया आप मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे कि भाई मेरे कंप्यूटर में लाइनेक्स की मशीन डली हुई है, तो भाई मैं लाइनेक्स सपोर्टेड वाला वर्जन डाउनलोड करूंगा ना सॉफ्टवेयर का, भाई मैं जो सॉफ्टवेयर मुझे यूज करना है मैं उस सॉफ्टवेयर का लाइनेक्स सपोर्टेड वर्जन ही अपने कंप्यूटर में डलवाऊंगा। ठीक है, मैं सपोज मान लो मैं बैठा लाइनेक्स में हूं और मैं विंडोज सपोर्टेड वाला वर्जन डलवा रहा हूं, अरे भाई क्यों, तो याद रखना पड़ेगा हमें यहां पे कि जब हम अपने कंप्यूटर में, अगर मेरे कंप्यूटर में विंडोज सॉफ्टवेयर डला हुआ है, तो अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहा हूं तो मेरे कंप्यूटर में कौन सा आएगा, उसका एक्सटेंशन वाली फाइल आएगी, .exe फाइल आएगी। लेकिन अगर वही मैं रेड हैट लाइनेक्स में हूंगा तो मेरे पास कौन सी आएगी, .rpm वाली फाइल आएगी, आरपीएम, दैट इज कॉल्ड एज रेड हैट पैकेज मैनेजर। ठीक है। तो चलिए, तो अब सवाल हमारे सामने ये उठता है कि भैया व्हाट इज आरपीएम, कि भैया आरपीएम क्या है हमें बताओ। ठीक है, तो चलिए आरपीएम के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं ताकि हमें आरपीएम के बारे में थोड़ी जानकारी और हासिल हो जाए। तो जी पहला पॉइंट आरपीएम के बारे में, आरपीएम is basically a set of instructions। ठीक है, आरपीएम is basically a set of instruction defined by the developer to install any application,
और सर्विस, ठीक है, टू इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन और सर्विसेज और कमांड्स, ठीक है। अच्छा, कई बार जैसे मान लो क्या होता है कि मैं अपने कंप्यूटर में कोई कमांड चलाना चाह रहा हूं पर मेरे कंप्यूटर में वो कमांड चल नहीं रही। अब मैंने कहा कहीं कमांड तो बिल्कुल सही है यार, मैंने बुक में पढ़ी है, कमांड बिल्कुल सही है, लेकिन फिर ये कमांड मेरे कंप्यूटर में चल क्यों नहीं पा रही भाई? तो देखो इसका सिंपल रीजन क्या है, वो कमांड आपके सिस्टम में क्यों नहीं चल पा रही? क्योंकि भैया उस पर्टिकुलर कमांड का आरपीएम यानी उस पर्टिकुलर कमांड का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके कंप्यूटर में होगा ही नहीं, ठीक है। उस पर्टिकुलर कमांड का जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर में आपके होगा ही नहीं। अच्छा, अगर आप मान लो कोई अपने जैसे सपोज मान लो लाइनेक्स के अंदर आप कोई सर्विस यूज करना चाह रहे हैं, बट आप देख रहे हैं कि जब आप वो सर्विस यूज करना चाह रहे हैं तो सर्विस यूज कर ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? वो सर्विस आपको क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि भैया उस सर्विस का आरपीएम आपके मशीन के अंदर नहीं है, यानी उसका सॉफ्टवेयर आपके मशीन के अंदर नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हम और क्या बोलेंगे? द आरपीएम यानी रेड हैट पैकेज मैनेजर, फॉर्मली नोन एज .rpm, ठीक है, फॉर्मली नोन एज .rpm फाइल, एक आरपीएम फाइल होती है ये। अच्छा भाई साहब, ये जो आरपीएम फाइल है ये क्या क्या अपने पास इंक्लूड करती है? दैट इंक्लूड कंपाइल्ड सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, दैट इंक्लूड कंपाइल्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स and libraries needed by the package, ठीक है। तो भाई साहब आप जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है यार? प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ लाइब्रेरीज होती हैं। तो जब हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो वो सारे प्रोग्राम, वो सारी लाइब्रेरीज हमारे सिस्टम में आ जाती हैं, और एक बार जब वो आ जाती हैं तो उसके बाद फिर हम उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है कि देखो जी, अगर इफ वी हैव आरपीएम बिल्डिंग नॉलेज, अगर हमें खुद नॉलेज है आरपीएम बनाने की, यानी कि उस सॉफ्टवेयर को, आरपीएम पैकेज को बनाने की अगर हमारे पास नॉलेज है, तो हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली भी आरपीएम बना सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो बिल्ड आरपीएम एज पर अवर रिक्वायरमेंट, हम अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी जरूरत के हिसाब से खुद भी आरपीएम बना सकते हैं अगर हमें उस लेवल की नॉलेज है तो, ठीक है। तो ये हमारे पास आरपीएम के बारे में छोटा सा हमने एक इंट्रोडक्शन देखिए कि आरपीएम असल में है क्या है। अच्छा, अब जब हम क्या करेंगे, देखो जब आरपीएम को हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कुछ बेसिक 5 मोड्स होते हैं आरपीएम कमांड को इस्तेमाल करने के। अच्छा, अब वो बेसिक 5 मोड्स कौन से हैं आरपीएम कमांड को इस्तेमाल करने के लिए, वो देख लीजिए यहां पे। सो देयर आर 5 बेसिक मोड्स ऑफ आरपीएम कमांड। अब ये बेसिक मोड ऑफ आरपीएम कमांड से क्या मतलब है? देखो ध्यान से कि यार भाई ये जो आरपीएम कमांड है इसको चला के हम क्या क्या काम कर सकते हैं। देखो पहला काम इस आरपीएम वाले पैकेज के द्वारा हम लोग क्या कर पाएंगे? पहली चीज, फर्स्ट वन, इंस्टॉल करना। भाई ये जो आरपीएम कमांड हम लोग अब पढ़ने जाएंगे, इस आरपीएम कमांड के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं यार? इस आरपीएम कमांड के द्वारा हम आरपीएम पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहला काम तो इंस्टॉल करने का ही हो गया। तो यहां पे हम बोल सकते हैं, यहां पे तो पहला काम इंस्टॉल, यानी कि इट इज यूज टू इंस्टॉल एनी आरपीएम
पैकेज। ठीक है, तो भाई साहब इसकी मदद से पहले आप कोई सा भी आरपीएम का पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। अच्छा, इंस्टॉलेशन तो ठीक है भाई, और क्या क्या काम कर सकते हैं? अच्छा यार, कल को सपोज मान लो मुझे कोई पैकेज है रिक्वायर्ड नहीं है, तो भाई साहब मैं इसी कमांड यानी कि इसी आरपीएम नाम की कमांड का इस्तेमाल करके चाहूं तो उस पैकेज को रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग अनइंस्टॉल करते हैं ना। ठीक है, तो यहां पे क्या कर सकते हैं, आरपीएम कमांड का इस्तेमाल करके एक काम और हम कर सकते हैं, इट इज यूज टू रिमूव कह लो, या ये कह लो अनइंस्टॉल कह लो। ठीक है, अनइंस्टॉल कह लो एनी आरपीएम पैकेज ठीक है फ्रॉम द मशीन। हमारी मशीन में से कोई आरपीएम पैकेज अगर हमें हटाना है तो भाई साहब हम हटा भी सकते हैं, यानी कि इंस्टॉल भी हो जाएगा आरपीएम कमांड के द्वारा, और आरपीएम कमांड के द्वारा हम जो पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखे हैं उन पैकेज को रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और काम भी हमारे पास यहाँ पे इस आरपीएम के द्वारा हम लोग कर पाएंगे, जिसका नाम है अपग्रेड करना। अब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आरपीएम के द्वारा कोई पर्टिकुलर एक सर्विस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करी। ठीक है, कोई सर्विस थी, उस सर्विस का मैंने आरपीएम डाउनलोड किया और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, कल को उस सर्विस का एक और अपग्रेडेड वर्जन आ गया। ठीक है, उसका एक और अपग्रेडेड वर्जन आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो आरपीएम पैकेज है वो भी अपडेट हो जाए, तो यहां पे हमारे पास एक और ऑप्शन आ गया जिसका नाम है अपग्रेड। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इट इज यूज टू अपडेट द एग्जिस्टिंग आरपीएम पैकेज। जो आपका आरपीएम पैकेज ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद है, अब मैं ना इंस्टॉल कर रहा हूं ना रिमूव कर रहा हूं, मैं उसी को ही अपडेट कर रहा हूं। तो मैं अपडेट करने का काम कर सकता हूं प्लस मेरे पास एक और काम भी मैं यहां पे कर सकता हूं, वेरीफाई करना। अब वेरीफाई करने से मतलब क्या है, वेरीफाई करना, मान लो अगर मुझे कल को चेक करना है कि भाई साहब ये आरपीएम मेरे सिस्टम में है या नहीं है। ठीक है, मान लो मैं कोई सर्विस चला रहा था, अब वो नहीं चली, अब मुझे बताया यार इस सर्विस का ये आरपीएम है। ठीक है, अब मैं उस आरपीएम को इंस्टॉल करने जा रहा हूं, लेकिन पहले मैं चेक करना चाह रहा हूं वो आरपीएम मेरे सिस्टम में है भी कि नहीं है। हो सकता हूं उस आरपीएम का कोई पुराना वर्जन चल पड़ा हो मेरे को, मुझे उसका अपडेट करना हो। ठीक है, तो अगर मुझे वेरीफाई करना है कि ये आरपीएम मेरे सिस्टम में है कि नहीं है, तो मैं वेरीफाई काम कर सकता हूं। तो यहां पे क्या है, इट इज यूज टू वेरीफाई एन आरपीएम पैकेज। तो ये आरपीएम पैकेज को वेरीफाई करने के लिए यूज होगा। और एक पांचवा काम और हम कर पाएंगे जिसका नाम है क्यूरी। अगर हमें कुछ और डिटेल चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए आरपीएम पैकेज से रिलेटेड, जो पैकेज मेरे पास पड़ा हुआ है मान लो उसी पैकेज से रिलेटेड मुझे कुछ और जानकारी भी अगर चाहिए, तो भाई साहब ये मैं कैसे ले पाऊंगा, तो यहां पे मैं क्यूरी भी कर सकता हूं, यानी कि इट इज यूज टू क्यूरी एनी आरपीएम पैकेज। ठीक है, जो किसी भी आरपीएम पैकेज के लिए मैं यहां पे क्यूरी भी कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देख लो यहां पे कि अब आरपीएम आपको मिलेंगे कहां कहां से। ठीक है, अब ध्यान से देखें, अब हमें यह जानना है कि भैया चलो आरपीएम के बारे में सुन लिया, लेकिन अब जो आरपीएम्स हैं वो हमें कहां से मिल सकते हैं। देखो आरपीएम कहां कहां से मिलेंगे। पहली बात यहां पे पहला नाम आता है डायरेक्ट ओएस वेंडर से। अच्छा अब देखो ध्यान से यहां पे, अब ये डायरेक्ट ओएस वेंडर से क्या मतलब है, देखो जैसे हम लोगों ने क्या करा था, एक रेड हैट लाइनक्स की इमेज इंटरनेट से डाउनलोड करी थी,
और हमने VMware मशीन में Red Hat Linux उसी इमेज से ही अपना डाला था अपना, ठीक है। अब क्या होता है यार यहां पे कि हमारे उसी Linux इमेज के अंदर दो फोल्डर्स होते हैं, ठीक है, दो डायरेक्टरीज होती हैं। एक डायरेक्टरी का नाम जो है हमारे पास वो है बेस ओएस, और दूसरी एक और डायरेक्टरी है जिसका नाम है ऐप स्ट्रीम, ठीक है। अब जरा मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं, चलो ये बेस ओएस और ऐप स्ट्रीम कहां पे अवेलेबल है, जरा एक नजर मार भी लेते हैं इसको। तो मैं अपनी वही लाइनक्स मशीन पे आ जाता हूं। चलो जी, इसको एक बार क्लीन कर देते हैं। अच्छा, LSBLK चलाया मैंने, दिख गया ये। अच्छा, ये आपको लिखा ना SR0, ये था SR0, क्या था हमारा, ये वो था, क्या नाम है उसको, अपना जो CD DVD लगी है ना हमारे पास, उसकी बात कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ना /run media root, ये पूरा पाथ दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। ये माउंट पॉइंट है, इस माउंट पॉइंट को मैंने कॉपी कर लिया। अगर मैं लिखता हूं LS और ये माउंट पॉइंट लगा देता हूं, अरे यार एक मिनट, तो मैंने LS और ये माउंट पॉइंट लिख दिया, एंटर मारा, ये देखो मेरे सामने आ गया ना। ये वो सारी फाइल्स हैं जो कहां पड़ी हुई हैं, मेरे जो इसमें इमेज फाइल अटैच हो रखी है उसके अंदर पड़ी हुई है। अच्छा देखो यहां पे आप, मैंने बोला था ना एक फोल्डर है जिसका नाम है ऐप स्ट्रीम, एक फोल्डर है जिसका नाम है बेस ओएस, ठीक है। अच्छा, ये दो फोल्डर्स हैं जिनके अंदर आरपीएम्स पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं? आरपीएम्स पड़े होते हैं इसके अंदर। अब जैसे मान लो मैंने ये लिखा है /APPSTREAM स्ट्रीम, एंटर मारूंगा तो यहां पे देखो पैकेजेस आ गया और रेपो डेटा आ गया। अब मान लो कल को मैं बोलता हूं भैया मुझे जरा दिखाओ जी पैकेजेस ही दिखा दो, इसमें क्या क्या पैकेजेस पड़े हुए। तो देखो कितने सारे पैकेजेस यहां पे उसने दिखा दिया अभी। तो भाई अगर इसको अब ऊपर करके देखेंगे तो पता लगेगा जी बहुत सारे पैकेजेस यहाँ पे, ये देखो इतने सारे, देख रहे हो कितने सारे पाइथन के भी पैकेज, क्या क्या पैकेज के अंदर, कितने सारे दुनिया जान के पैकेजेस यहाँ पे डले पड़े हैं। देखो कितने सारे पैकेजेस आ गए हमारे सामने। अच्छा, अब होता क्या है कि मैंने कहा भाई ये एक सिंपल सी बात है, चलो इतने सारे पैकेजेस हैं ये हमें क्यों दिखा रहे हैं यार, ये पैकेज जो इनके अंदर जो पैकेजेस होंगे वो तो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी आ चुके होंगे ना, क्योंकि भाई हमने इसी इमेज फाइल से ही तो अपने सिस्टम में लाइनक्स को डाला है। तो अगर इस इमेज फाइल के अंदर, इस इमेज के अंदर अगर कोई एपस्ट्रीम नाम का फोल्डर है उसके अंदर बड़े सारे पैकेजेस हैं, एक बेस ओएस नाम का डायरेक्टरी है उसके अंदर भी बड़े सारे पैकेजेस हैं, तो भाई जब हमने इंस्टॉल किया होगा तब तो ये सारे पैकेजेस आ गए होंगे। बट द आंसर इज नो। अब नो क्यों? क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात यार, देखो ध्यान से, अब इन दोनों डायरेक्टरीज के अंदर, किसके अंदर? एपस्ट्रीम और बेस ओएस, इन दोनों डायरेक्टरीज के अंदर बहुत सारे पैकेजेस पड़े हुए हैं। अब लाइनक्स वाला कहते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि जब हम ये लाइनक्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में जब आप डालोगे तो हम सारे पैकेजेस आपके में नहीं डालेंगे, ठीक है। जितने भी पैकेजेस पड़े हुए हैं वो सारे पैकेज आपकी मशीन में इंस्टॉल नहीं करेंगे। अरे भाई हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस हैं, आपको मतलब आपके मतलब कि वो पैकेजेस है ही नहीं, आपको यूज ही नहीं करने, मान लो वो पैकेजेस, तो फालतू में वो सारे पैकेजेस मैं आपकी मशीन में डालूं, आपने जो 30 जीबी का एरिया लिया हुआ है साला, वो 30 जीबी का एरिया एक बार में पूरा बर्बाद दूं, फायदा क्या उसका? ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम लाइनक्स को अपने मशीन में इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करते वक्त क्या करता है ये कि जो बेसिक जो पैकेजेस हैं सिर्फ वही इंस्टॉल होते हैं इसके अंदर, ठीक है, और बाकी सारे पैकेजेस इसके अंदर एज इट इज पड़े रहते हैं, वो इंस्टॉल नहीं होते। अच्छा, अब ये कहता है कि देखो जी पैकेजेस तो पड़े हुए हैं ना तुम्हारे पास, भाई सीडी की इमेज तो तुम्हारे पास ही पड़ी हुई है, उसके अंदर सीडी की इमेज के अंदर एपस्ट्रीम नाम की डायरेक्टरी है, बेस ओएस नाम की डायरेक्टरी है, भाई तुम्हारे पास ही तो पड़ी हुई है। अभी मैंने तुम्हारा सिस्टम रेडी कर दिया विद सम बेसिक पैकेजेस, ठीक है। अगर तुम्हें भविष्य में कोई पैकेज की जरूरत पड़ रही है और वो पैकेज अगर मेरे उस ऐप स्ट्रीम में या बेस ओएस के अंदर पड़ा हुआ है तो भाई कर लो ना इंस्टॉल दोबारा से उसको। ठीक है, यानी कि भाई जब आपको जरूरत नहीं तो इतने सारे पैकेजेस आपको क्यों डाल के दें।
उसने बेसिक पैकेजेस डाल के आपकी मशीन रेडी कर दी, बट उसने बोल दिया है कि देखो जी मेरे पास इतने सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है, इन पैकेजेस को आप यूज करके क्या कर लेना भाई, कल को अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो आप उसको यूज कर लो। तो यानी कि हमारे पास पैकेजेस प्रोवाइड करने का तरीका क्या है, या हमारा जो डायरेक्ट ओएस का जो वेंडर है उससे हम ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब ये ओएस में क्या है, जैसे या तो जो मेरी सीडी में है, डीवीडी में पड़े हैं वो ले लो, या तो आप रेड हैट वालों से, ठीक है यार, रेड हैट वालों से आप इनकी वेबसाइट से ऑनलाइन भी ले सकते हो। अगर बाई चांस कोई ऐसा पैकेज है जो इसके अंदर नहीं मिल रहा तो मैं रेड हैट वालों से ऑनलाइन भी ले सकता हूं, ठीक है। ये आज जरा ठीक कर देता हूं मैं यहां पे, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, रेड हैट वालों की वेबसाइट से ऑनलाइन भी वो पैकेजेस ले सकता हूं। यानी कि एक तरीका क्या है कि पैकेजेस की आपको जरूरत पड़ रही है तो भैया जो वेंडर है उसी से ले लो, ठीक है, उसी से आपको वो पैकेज मिल जाएगा। इन केस अगर मान लो वो पैकेज उसके पास नहीं मिलता तो भाई साहब कोई, अगर सपोज मान लो हमारी कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी है या कोई ग्लोबल थर्ड पार्टी है, तो भाई वहां से भी आप पैकेजेस ले सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कोई आपको कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है जिसका पैकेज रेडिट वालों ने नहीं बनाया हुआ, लेकिन हाँ कोई थर्ड पार्टी कंपनी है उन्होंने बना रखा है, तो भाई मैं अगर वहां से लेना चाहूं तो मैं वहां से ले लूं, काम खत्म, ठीक है। तो थर्ड पार्टी कंपनी से भी ले सकते हैं। और उसके अलावा मैंने यहां पे बताया एक और तरीका है पैकेजेस पाने का, वो है इन हाउस। अब इन हाउस मतलब क्या है कि भाई साहब जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर आपके पास आरपीएम बिल्डिंग की नॉलेज है तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से खुद भी आरपीएम्स बना सकते हो, ठीक है, खुद भी क्या कर सकते हो, आरपीएम बना सकते हो। तो अगर मान लो कोई कंपनी है जिसके पास आरपीएम की नॉलेज रखने वाले बंदे हैं, तो कल को वो कंपनी अपनी जरूरत के हिसाब से उन बंदों से अपने लिए स्पेशली वो आरपीएम डेवलप भी वो करवा सकते हैं, यानी वो पैकेज बनवा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन जगहें होंगे जहां से हम लोग क्या करेंगे, आरपीएम्स को पाएंगे। या तो आरपीएम सीधा अपनी सीडी डीवीडी से उठा लेंगे, वहां से नहीं मिलेंगे तो फिर हम भैया अपना रेडिट से ऑनलाइन ले लेंगे, अगर वहां से नहीं मिल रहे तो कोई थर्ड पार्टी है तो भैया वहां से ले लेंगे। और अगर जो मुझे काम करवाना है उस चीज का पैकेज ना रेडिट वालों के पास है ना मुझे ऑनलाइन कहीं की कोई थर्ड पार्टी है उससे मिला पैकेज, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली अपने लिए पैकेज बनवा भी सकता हूं, ठीक है। तो ये सारे काम हम करके देख सकते हैं। तो फिलहाल आज हम लोगों ने आरपीएम के बारे में थोड़ा ब्रीफ छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आरपीएम से रिलेटेड कैसे कैसे हमें पैकेजेस इंस्टॉलेशन करने हैं वो देखेंगे। सो नेक्स्ट क्लास इज इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि वहां पे हम लोग क्या करना शुरू करेंगे, पैकेजेस को इंस्टॉल करना अपने मशीन के अंदर स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो आज की क्लास फिलहाल हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।